नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, केंद्र सरकार ने आज बजट पेश कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं खूब तेज हो गई हैं। अगर खास करें हम बात बिहार की, तो बिहार में तो लगातार अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। विपक्ष एक तरफ कह रही है कि बिहार को झुनझुना थमा दिया गया है, तो वहीं सत्ता पक्ष जो है वो गिनवाने में लगी हुई है कि आखिर क्या कुछ जो है वो इस बार बजट में बिहार को मिला है। अब देखिए, लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में कई चीजें सस्ती की गई हैं, तो वहीं पर जो सत्ता पक्ष है वो कह रही है कि अगर ऐसा हुआ होता तो दिखाई देता, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 9वीं बार आम बजट को पेश किया है, जिसके बाद बिहार वासियों में काफी उत्साह था। लेकिन अब जो है वो बातें होने लगी हैं कि बिहार को सिर्फ निराश जो है वो हाथ लगा है, उसके अलावा बिहार को कुछ भी नहीं मिला है। अब ये बातें भी कही जा रही हैं कि पटना का नाम मात्र 2 बार लिया गया है 25 मिनट के भाषण में। अब क्या कुछ हुआ है, सब बाबा से जानेंगे। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा, पहला सवाल, क्या विपक्ष जो बातें कह रही हैं कि जो बजट पेश हुआ है उसमें झुनझुना थमा दिया गया है, तो क्या ये बात सच है कि झुनझुना थमा दिया गया है बिहार को? देखिए दीपक, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि खास करके जो सत्ता में जो दल या गठबंधन रहता है, उसके पास बहुत सारे गिरीवांसेज रहते हैं। जी, जी, जी। लगभग 1.5 घंटे के अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, आपने जैसा कि बताया भी कि जी, बिहार का और पटना का नाम उसमें बहुत कम आया। तो जी। बिहार और पटना का नाम आने का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए कि बिहार में चुनाव तो है नहीं, चुनाव तो हो गए, बिहार की जनता ने जो देना था वो दे दिया। लेकिन इस बजट को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक, सरकार के पास जो संसाधन है, उस संसाधन के हिसाब से आने वाले समय के लिए अपनी तैयारियां। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में कैसे सुरक्षा बेहतर हो सके, कैसे और सब सेक्टर्स में अच्छा हो सके, इस दिशा में कुछ काम किए गए हैं। लेकिन जैसे ही निर्मला सीतारमण जो है, पिछली बार आपको याद होगा कि वो बजट जब पेश करने आई थी, तो यहाँ पर मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहन के आई थी। बिल्कुल। इस बार कांजीवरम साड़ी पहन करके आई थी। तो इसका मतलब आप समझ गए। अब तो इसमें कुछ कहने लायक बात है नहीं, क्योंकि चुनाव कहाँ है। अब ऐसी जी, स्थिति में आप क्या अपेक्षा करते हैं? आप अपेक्षा यही कर सकते हैं कि मैंने शुरू में बताया कि जी। बजट जो है, वैसे मैं बजट का एक्सपर्ट नहीं हूं, बिल्कुल। थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद, ये चूंकि पहला रुझान है और पहली रुझान में हम निश्चित रूप से वो चीजें बताने के लिए यहाँ आए हैं जिसमें बिहार को मिला क्या और देश के इस बजट में क्या क्या विशेषताएं रही हैं, क्या कमियां रह गई हैं। हालांकि पूरी तरह से संतुलित बजट इसको नहीं बताया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के जितने भी दल हैं या एनडीए के घटक दल हैं, वो इस बजट को बहुत ही ज्यादा बेहतर बजट बना रहे हैं। हालांकि कई सेक्टर्स में बेहतर काम हुआ है, इससे आप न तो आप इनकार कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। इस बजट को समझने के लिए कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं, लगभग 1 दर्जन से एक के आसपास बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब जो है उसको रिवाइज तो नहीं किया गया है, लेकिन उसके रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है। यानी उसको रिवीजन करके, रिवाइज करके यदि आप देना चाहते हैं, तो आप उसको 3 महीने के अंदर में दे सकते हैं। इसके बाद खास करके जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें आपको पता होगा कि कैंसर सबसे बड़ी महामारी है। बिल्कुल। कैंसर की जो 17 दवाएं हैं, जिसका आयात शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावे हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे जी, 7 दुर्लभ बीमारियों को लेकर के दवाइयों की ड्यूटी फ्री कर दी गई है। ये बिल्कुल। एक बड़ा कदम माना जा सकता है, और खास करके इस बीमारी से आक्रांत लोग काफी मुश्किल में होते हैं, इनके लिए सरकार ने निश्चित रूप से बेहतर काम किया है। बात अब हम करते हैं उस जगह की जहां पर इस सरकार को कहा जाता है, बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं 56 इंच का सीना है, जैसे को तैसा वाला करेंगे। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जी, हमारी डिफेंस जो है उसको काफी मजबूत करने की बात हुई है। तो डिफेंस बजट को 6.81 लाख करोड़ का बढ़ा करके 7.85 करोड़ यानी 15.2% की बढ़ोतरी इसमें की गई है। हथियार की खरीद होगी, आधुनिकीकरण की तरफ ध्यान दिया जाएगा। 1.80 लाख करोड़ जो है, इस मुकाबले इस 2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे, यानी 22% की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद रेलवे को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें
इसमें भी आप देखिएगा तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें 7 जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। अब वाराणसी जब जैसे सुनिएगा आपको उत्तर प्रदेश याद आ जाएगा। बिल्कुल। चेन्नई बेंगलुरु जैसे सुनिएगा आपको दक्षिण के राज्य याद आ जाएंगे। यानी जहां चुनाव है वहां के लिए सरकार ने कुछ विशेष व्यवस्था की है। इसके बाद सबसे बड़ी बात जो हुई है, एक बार फिर से स्वास्थ्य की तरफ हम चलते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा की गई है। 3 जी आयुर्वेदिक जी एम्स जी। खोलने की जाने की घोषणा है और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इसके बाद करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। ये बातें भी की गई है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएगी। यानी आप समझ ही सकते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत सारी चीजें तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके बाद आपको बता दें कि 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च का ऐलान किया गया है। बिल्कुल। मैंने पहले बताया आपको कि मेडिकल टूरिज्म को इसमें विशेष रूप से तवज्जो दी गई है। इनकम टैक्स स्लैब का जो हिसाब किताब है वो मैंने आपको बता दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने बता दिया। अब इसमें डिफेंस बजट को जो बढ़ाया गया है, ये इस पर काफी कुछ चल रहा है और इसको लेकर के जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्ता में बैठे लोग काफी खुश भी हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसको पूरी तरह से फेल बजट बता रहा है। सिर्फ आईवास, उसके अलावा कुछ नहीं है। और खास करके एक बात इसमें बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण कही गई है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों को लेकर के बहुत सारी बातें की गई है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बैटरी बनाने की मशीनों पर टैक्स छूट दी गई है। यानी आपको पता होगा कि सोडियम एंटीमोनेंट पर ड्यूटी हटा दी गई है। इसका मतलब है कि लिथियम बैटरी जो है, लिथियम बैटरी, आयरन बैटरी बनाने की मशीनें आपको अब टैक्स छूट के साथ मिलेंगी। इसके बिल्कुल। बाद खनिज की बात करें तो रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें केरल, ध्यान दीजिएगा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये जी। सभी राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं। दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा गया है। खनिज संपदा राज्यों को फायदा मिले, इसके लिए रेयर अर्थ मटेरियल जो है इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के माध्यम से किया जाएगा। ये सारी चीजें हुई हैं। खेती को लेकर के भी कुछ किया गया। हालांकि इसको लेकर के कई लोगों ने कहा है कि कृषि पर सरकार का ध्यान नहीं है, लेकिन खेती और पशुपालन को लेकर के आय और रोजगार बढ़ाने के मौके दिए जा रहे हैं। और इसमें इस उद्योग को जोड़ा गया है जिसमें आप 500 तालाबों, अमृत सरोवर का विकास किया जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में नए व्यवसायियों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी और रोजगार के अवसर बना सके। बाबा, लेकिन लगातार विपक्ष पूछ रही है कि ये किस तरीके का बजट है। ये एक पुराने पैकेट में नया धमाका कर दिया गया है। पैकेट वही है और ये जो है कहीं ना कहीं झुंझुना थमाने का काम किया गया है। वो बातें कही जाती थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, वो कब दिया जाएगा? रोहिणी आचार्य से लेकर तमाम नेताओं ने पोस्ट करते हुए इस बजट पर तंज कसा है बाबा। दीपक, सीधी सी बात आप समझिएगा। नीतीश कुमार ने डिमांड किया क्या कि आप हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए? जी नहीं। नीतीश कुमार ने जो डिमांड किया है वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो विशेष राज्य का दर्जा तो एक ठंडे बस्ते की चीज है। जब जब चुनाव तब आपको विशेष राज्य की बात की जाएगी। देखिए, इसमें जो बातें की गई है, 20 प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और वो इसको बताएंगे। विदेश में पढ़ाई करने वाले को 26-27 में विदेश से पैसा भेजने पर लगने वाले टीसीएस टैक्स जो होता है, टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स, उसको कम करने का ऐलान किया गया है। अब विदेश में पढ़ाई या इलाज कराने के लिए साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा भेजे जा सकते हैं। ये एक अच्छी पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने आपको बताया कि टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जाए। हैंडलूम के क्षेत्र में एक बेहतर पहल की गई है। खेती के बारे में मैंने बता ही दिया। हर क्षेत्र को थोड़ा थोड़ा छूने की कोशिश की गई है। सरकारी कर्ज घटाने का लक्ष्य जो है वो 2025-26 में 56.01% था। 26-27 में इसको 55.6% और 30 से 31 तक इसे 50% करने की घोषणा की गई है। अब इसमें राजकोषीय जो घाटे हैं उसमें सुधार करने की बात की गई है। तो ये 24-25 में 4.8 था, 25-26 में 4.4 और अब 26-27 के लिए भी इसका लक्ष्य अनुमानित किया गया है कि 4.3 किया जाएगा। यानी कि जो इस वर्ष 25-26 में थे उससे भी 26-27 में कुछ विशेष किया जाएगा।
इसके अलावा आपको बता दें कि कमाई जो होगी उसको लेकर के भी बनाया गया है कि 25-26 में कमाई बनाम खर्च को 34% तक इसमें इजाफा करने की जरूरत है। यानी कमाई 34% होगी और खर्च अभी तक 49% हो गया है। यानी जो खर्च अधिक हो रहा है जी इसको बैलेंस करने के लिए विभिन्न स्रोतों को पैदा किया जाएगा। कमाई के लिए 2026-27 में बजट का प्लान बनाया गया है, जिसमें कमाई जो है 36.5% और खर्च जो है पिछले बार से इस बार थोड़ा ज्यादा है। 53.5% का लक्ष्य रखा गया, यानी उधारी जो है 11.7% हो जाती है। बजट से जुड़े कई अपडेट हैं। वित्त मंत्री ने इस बजट को काफी बेहतर बताया है। माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इंपोर्ट करने पर छूट मिलेगी। पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20% घटाकर 10% किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ वो हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बजट को लेकर के कुछ नेताओं के बयान भी मैं आपको कोट कर देता हूं, जो जी अलग अलग नेता हैं और जिनकी एनडीए गठबंधन में अच्छी पहल है। इसमें सबसे पहले चिराग पासवान ने सुरक्षित भारत सशक्त भविष्य बजट जो है वो ऐतिहासिक है, रक्षा के क्षेत्र में वृद्धि की गई है। यानी कि इस बजट से पूरी तरह से जो चिराग पासवान है वो संतुष्ट भी हैं और इस बजट को बेहतर बजट बता रहे हैं। इसके बाद इस बजट को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि 2026 समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े आम जनों को मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से ग्रामीण युवाओं, गरीबों, महिलाओं को समर्पित बजट है। विकासोन्मुखी बजट है। दिव्यांग जनों का विशेष ध्यान रखा गया है। देश के 5 अलग अलग स्थानों पर विश्वविद्यालय टाउनशिप के निर्माण की घोषणा की गई है। यानी बजट उनकी नजर में भी इस बजट के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को और इसके साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद भी दिया है। सम्राट जी चौधरी ने भी कहा है कि ये बजट जो है यह पहला ऐसा बजट है। सम्राट बिल्कुल चौधरी भी एक बजट पेश कर चुके हैं, आपको याद होगा 2024 में उन्होंने बिल्कुल आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया है इसका। जी, तो उन्होंने भी बजट पेश किया था, तो उनको ज्यादा अनुभव होगा, इसलिए उनके अनुभव को हम कोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बता जरूर रहे हैं कि उनको बजट से काफी संतुष्टि मिली है। उन्होंने कहा है कि बजट के 3 प्रमुख कर्तव्य हैं। आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, जो कि मैंने पहले बताया। निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत करना, यह भी मैंने बताया है। जनता की उम्मीदों को पूरा करना। निश्चित रूप से इसमें थोड़ी सी मेरी इनसे सहमति नहीं है, क्योंकि जनता की उम्मीदें कभी पूरी होती नहीं है और जनता की उम्मीदों से थोड़ा सा ये बजट जो है खास करके बिहार की जनता से थोड़ा अलग है। सामान्य नागरिकों को अधिक सुविधाएं और अवसर देना, इसमें मैं सहमत हूं, क्योंकि कई ऐसी सेक्टर हैं जिस सेक्टर में आप अपना रोजगार वगैरह कर सकते हैं, इसके लिए व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार भी इस पर काफी कुछ कर रही है। सबका साथ सबका विकास और विकास का लाभ समाज को के सभी वर्गों को पहुंचाया जाए, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन इसी बजट को अगर आप दूसरे चश्मे से देखें, जो चश्मा पहनता है विपक्ष, तो सबसे पहले अभी तक तेजस्वी यादव का इस पर कोई बयान नहीं आया है। हालांकि राहुल गांधी और उनकी टीम ने तो इस पर कुछ कहा है, लेकिन तेजस्वी यादव का बजट के बाद अभी कोई बयान नहीं आया। हो सकता है कि अपनी टीम से वो मंत्रणा कर रहे होंगे कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरह से बोलना है, कितना बोलना है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बजट से कितना संतुष्ट है उस पर वो सब कुछ देखेंगे। और ये नीतीश कुमार के बयान आने के बाद हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी बात करेंगे। साफ तौर पे इस पूरे मामले को लेकर के शक्ति सिंह ने कहा है कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे दिशा विहीन और निराशजनक बजट है। भाजपा ने 9वीं बार बजट पेश करने का ढोल तो पीटा, लेकिन देशवासियों को सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिला है। यह बजट खोखली हो चुकी है, अर्थव्यवस्था की वानगी है, जिसमें न आम आदमी के लिए कोई विजन है और न ही महंगाई बेरोजगारी से राहत का कोई उम्मीद। बिहार के साथ तो क्रूर मजाक हुआ ही है। वोट लेते वक्त बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन बदले में एक सुई की फैक्ट्री तक नहीं लगाई गई है। पटना में जहाज मरम्मत का झुंझुना थमाया गया है। हकीकत यह है कि आज बिहार का हर पैदा होने वाला बच्चा 25-30 हजार का कर्जदार है। हम शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे नीचे हैं। यह बजट बिहार के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। यानी कि सीधी तौर पे आप इस बात को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर के जो अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, उसमें बिहार को लेकर के जो बातें थी उसको कई तरह से विवेचित किया जा रहा है। अब बजट पर जब हमारा भी पूरा अध्ययन होगा और हम जब इसके एक्सपर्ट से बात करेंगे तो इस पर और भी बहुत सारी चीजें लेकर के आएंगे। लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने का एक बड़ा विजन जो है वो कहीं ना कहीं दिखा है, जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एलोपैथिक से आगे होम्योपैथिक और आयुर्वेद को प्रश्रय देना, ये कहीं ना कहीं एक बेहतर पहल माना जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा बजट जो है
सिर्फ इतना समझ लीजिए कि थोड़ा सा 19-20 करके लगभग उसी तरह का है, क्योंकि सरकार के पास भी अपने एक स्रोत होते हैं, आय का स्रोत होता है, खर्च उतना ही करना है। तो इस बजट को कोशिश किया गया है कि सामंजस्य बिठा करके बनाया जाए। लेकिन अब इस बजट को लेकर के विपक्ष किस तरह से हमला करता है या क्या कुछ करता है, जब इस पर पूरा विवेचना किया जाएगा, उसके बाद और भी ज्यादा इस पर स्पष्ट कुछ बोलने की स्थिति में हम और हमारी टीम भी रहेगी। बाबा, रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पुराने सामान को नए डिब्बे में परोसने का काम किया गया है। निश्चित रूप से मैं बता ही रहा हूं ना कि बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ सेक्टर को जरूर छुआ गया है, और ये हर बजट में होता है। बजट चाहे कोई भी बनाए, किसी की भी सरकार रही हो, आप जानते हैं कुछ बजट से एक पक्ष संतुष्ट, एक असंतुष्ट होता है। इस बजट से सत्ता पक्ष संतुष्ट है और असंतुष्टों की जो फहरिस्त है वो बहुत बड़ी नहीं है। इसलिए हो सकता है कि तेजस्वी यादव अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन ये बोलेंगे तो निश्चित रूप से शक्ति सिंह यादव का जो बयान है उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि शक्ति सिंह आप जानते हैं कि उसी टीम का हिस्सा है जो टीम तेजस्वी यादव को कहती है कि आप इस लाइन पे बात करें। जी। तो अब मतलब बाबा, ये देखना दिलचस्प होगा कि जो विपक्ष है इसको कैसे लेती है, और आने वाले समय में क्या बिहार का जो ये मामला है विशेष राज्य का दर्जा, ये अभी मांग जारी रहेगा। देखिए, ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया है पूरी तरह से, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 3-4 सालों में, आप देख लीजिए 2024 में जब आए हैं, उसके बाद से कभी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात नहीं कही है। और नहीं तो जी। ये बार बार कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा छोड़िए ना, बिहार को तो इतना मिल रहा है, केंद्र दे रहा है कि सब कुछ आपके सामने है। लेकिन ये आधी बात है, अभी पूरी बात आनी बाकी है। अब देखिए कि नीतीश कुमार का एक्शन क्या रहता है। मैं जदयू के एक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नीतीश कुमार के एक्शन की बात कर रहा हूं, और नीतीश कुमार इस बजट पर क्या कहते हैं। हालांकि मुझे पता है कि वो पॉजिटिव ही बोलेंगे, लेकिन उनके पॉजिटिव में भी वो पुट जरूर छिपा होगा जो आगे की रणनीति और राजनीति पर अपना एक रुख स्पष्ट करेगा। नीतीश कुमार ने तो ट्वीट कर दिया है बाबा, नीतीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दे दी है बजट को लेकर। वो क्या कहा है उन्होंने? नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो बजट है वो सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार का यह बजट विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। यह बजट प्रगतिशील एवं भविष्योन्मुखी है। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और आखिरी में उन्होंने कई बातों को लेकर उन्होंने जिक्र किया है, और आखिरी में उन्होंने लिखा, एक बेहतर बजट पेश करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को धन्यवाद देता हूं। इस तरह की बातें जो है नीतीश कुमार ने लिखी है बाबा। निश्चित रूप से मैंने कहा कि वो संतुलित बयान ही देंगे, और लेकिन उनके बयानों में बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। इसकी विवेचना मैं अलग से करूंगा। जी। निश्चित तो रूप से नीतीश कुमार ने कॉमन बात, जो कॉमन एक फैक्टर हो सकता है, जो जितने भी एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए लोग होंगे, आप देख लीजिएगा कि सारे लोगों का विकासोन्मुखी, संतुलित, ये सब शब्द जो चुन करके बोले जाएंगे, यहीं पर आकर के सब कुछ टिकेगा। पिछले आप आजादी से लेकर के अब तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो पक्ष यही कहता है विकासोन्मुखी है, संतुलित है, सभी सेक्टर को देखा गया है। लेकिन इसका पता तो बाद में चलता है ना, जब इस पर पूरी विवेचना होगी, कहानी गढ़ी जाएगी, कई तरह के इसमें विश्लेषण होंगे, तब ये पता चलेगा। वास्तविकता ये है कि इस बजट में कुछ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बिहार कहीं ना कहीं निश्चित रूप से छाला गया है। बिहार के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, उस उम्मीद पर यह बजट निश्चित रूप से खरा नहीं उतर रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, बाबा ने आपको सब कुछ बताया है बजट 2026 को लेकर क्या कुछ हुआ है, और भी जानकारी जो है हम भारत लाइव से आपको देंगे। लेकिन अभी क्या राजनीति बची हुई है बजट को लेकर, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, क्या कुछ होता है, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र भी शुरू होना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। आप बजट 2026 के बारे में जान रहे थे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।